हाय। एमसीक्यूज़ के ट्यूटोरियल से आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी, चैप्टर्स भी ठीक से समझ में आ जा रहे होंगे, एक रिवीजन भी आपका हो जा रहा होगा और आप 100% का टारगेट जो मैं लेके चलता हूँ आपके लिए, वो आपका भी टारगेट होगा ज़रूर। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसमें जो हम ट्यूटोरियल पिकअप कर रहे हैं वो है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, जिसे आप रोमांटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी कहते हो, रोमांटिसिज्म भी कहते हो। तो वो उस पर हम टॉपिक ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज रोमांटिसिज्म रेफर टू? कल्चरल मूवमेंट था कि पॉलिटिकल मूवमेंट था कि कंजर्वेटिव मूवमेंट था कि रिलीजियस मूवमेंट था? देखिए, कल्चरल मूवमेंट था। वैसे भी हमें अगर रोमांटिक होना है, रोमांस की फीलिंग आनी चाहिए। मतलब क्या होता है, जब समथिंग दैट वी लाइक, वी हैव सम अफेक्शन, वी हैव सम लव फॉर दैट, वी हैव सम लाइकिंग फॉर दैट, एंड कुछ भी, मतलब रोमांटिक फीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो दिल से, दिमाग को एक तरफ रख देना पड़ता है। लॉजिक, रीजनिंग, साइंस उसके अंदर डालने की कोशिश नहीं की जाती। नो, दिल, फीलिंग्स, इमोशंस, दैट इज़। तो वही रोमांटिसिज्म था। और हम तीज त्यौहार मनाते हैं, हम अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, वहाँ हमारा लॉजिक काम नहीं करता। हमको लगता है कि बहुत पुरानी व्यवस्था हो चुकी, इसे बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा एक लगाव होता है कि नहीं होता है? तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वहाँ पे हमारा माइंड, हमारा लॉजिक काम नहीं करता। वहाँ पर हमें एक दिल से हमारी हमारी आस्था का भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कल्चरल मूवमेंट था जो इस पर जोर देता था कि जो हमारी हेरिटेज है, मतलब जो विरासत है, जो हमारी साझा पहचान है, यानी शेयर्ड हिस्ट्री वगैरह है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो हमारी हमारे फोक कल्चर पे बेस्ड होनी चाहिए। और हमारी नेशनल, मतलब जो हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, वो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर पे बेस्ड होनी चाहिए, हमारी संस्कृति से हमारी पहचान होनी चाहिए। और संस्कृति का मतलब रूट में जानना है आपको। अच्छा ज़रा बताइए, आज जब बर्थडे मनाते हैं तो हैप्पी बर्थडे बर्थडे करके केक को काट डालते हैं, ठीक? क्या ये हमारी कल्चर का हिस्सा है? आप कहेंगे नो नो नो। अभी देखिए, आपने कहा ना नो नो नो। एक अंग्रेज़ से पूछोगे इंग्लैंड में, हैप्पी बर्थडे मनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हो, केक काटते हो, चेहरे पे पोतते हो, ये आपकी कल्चर है? वो कहेगा हाँ हाँ हाँ। तो अब हमने कहा कि नहीं, हमारी तो नहीं है। आप पैंट शर्ट पहनते हो, मतलब, और छुरी और कांटे से खाना खाते हो, ये हमारी कल्चर थी? नो नो नो, हमने दूसरी की कल्चर को अपना लिया। तो ये चीज़ है, जब हम अपनी कल्चर से जुड़ते हैं ना, तो हम अपनी ओरिजिनल पहचान को प्राप्त करते हैं। रोमांटिसिज्म उसी पर बेस्ड था, इसलिए कल्चर मूवमेंट था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच डिड द रोमांटिक आर्टिस्ट नॉट एम टू डू? देखिए, अब ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के आपको दिया है कि आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल जाए। हालांकि मैं नोट्स में आपको स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो आर्ट का यूज़ करते थे, पोइट्री का यूज़ करते थे, स्टोरीज़ का यूज़ करते थे, म्यूज़िक का यूज़ करते थे, फोक कल्चर का, यानी लोकगीत, परियों की कथाएं आप सुनते हैं, पूछा जाए किसने लिखा तो नहीं पता चलता, ठीक है नहीं? तो जो सदियों से, हजारों हजारों साल से जो एक ने सुनाया, दूसरे ने सुना, फिर उसने आगे वाले को सुनाया, तो ऐसे सुनते सुनाते चले आ रहा है, कोई इसका क्रिएटर का हमें पता नहीं होता। वो सब भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है या कथकली है या ये हमारा जो कथक है उत्तर प्रदेश का, ये सब क्या है? आज का है क्या? ये हमारे फोक डांसेस हैं। इसी प्रकार से आपके घर में किसी के जन्म होने पे, खासकर रूरल एरियाज़ में, तरह तरह के जो, जैसे हमारे यहाँ तो उसे गौनई कहा जाता है, तो गाते हैं। अब जैसे किसी का जन्म हो गया तो सोहर गाया जाता है, ऐसे ऐसे बिरहा गाया जाता है और ये सब फोक कल्चर से ही रिलेटेड है। तो उसमें फोक डांस भी है, फोक सॉन्ग्स भी हैं, है ना, फोक स्टोरीज़ भी हैं। तो वो सबको इकट्ठा करके देखो, ये हमारी विरासत है, ये हमारी पहचान है, इस पर जोर देता था रोमांटिक मूवमेंट। तो भाई ये तो सही है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, साइंस एंड लॉजिक। बाकी रीजन, साइंस और लॉजिक मतलब प्रश्न घुसेड़ दो उसके अंदर, तर्क करने बैठ जाओ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये वो
इसको भी रोमांटिक मूवमेंट बढ़ावा देता था। नो नो नो, इसको तो क्रिटिसाइज़ करता था, इसका विरोध करता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यही इसका आंसर होगा कि ये रोमांटिक आर्टिस्ट का एम नहीं था कि वो ग्लोरीफाई करे, बल्कि वो इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। आपकी बुक में लिखा गया है यूजिंग इमोशंस। जी हाँ, इमोशंस का यूज़ करना, इंट्यूशंस, आभास होता है यार, कुछ लगता है, कुछ गलत होने वाला, लगता है कुछ आज अच्छा होने वाला, मेरी आँख फड़क रही है। आगे आने वाली किसी भी घटना का जो अंदेशा हमें होता है ना, वो होता है आपका इंट्यूशन। मिस्टिकल फीलिंग्स, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, यार अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन कुछ है ज़रूर, तो रहस्य वाली बात है। वैसे भी ईश्वर है कि नहीं है, मतलब लेट्स लीव इट, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कॉमन हेरिटेज एंड कल्चरल पास्ट। देखिए लाइन वैसे की वैसी मैंने उठा दी आपकी बुक से कि एक सेंस डेवलप करना लोगों के अंदर, जो रोमांटिक मूवमेंट था, जो नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने का, इमोशंस और फीलिंग्स को यूज़ करते हुए कि और अपनी जड़ से जोड़ने की कोशिश करना फोक कल्चर के ज़रिए। तो जो हमारी कॉमन हेरिटेज है, साझा हमारी विरासत है। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी आप घूमने जाएं तो आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, ठीक है। अब अशोक स्तंभ देखकर या आप और चले जाइए, दक्षिण में चलिए, तरह तरह के आपको पुराने मंदिर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ज़मीन के अंदर खुदाई करिए तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति देखने को मिल जाएगी। वो हमारी कॉमन कल्चर है, वो हमारी कॉमन हेरिटेज है, हमारी साझा पहचान है, हम सब की है, हम सब उसी से जुड़े थे, हमारे पूर्वज थे वो, तो वो है। और कल्चरल पास्ट, हमारा सांस्कृतिक इतिहास जो रहा है, जो हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारे इंडिया में तो इस रोमांटिक मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई हमें आज़ादी नहीं लेनी, कोई हमें नेशन स्टेट इस्टेब्लिश नहीं करना, लेकिन भारतीयों को भारतीयता से जोड़ना। हम तो सब अंग्रेज़ बनते चले जा रहे हैं ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ते हो, मुझे भी, हालांकि मैं ट्यूटोरियल पढ़ाते वक्त तो कभी कभी साधारण हिंदी भी बोलता हूँ तो बच्चे शिकायत करते हैं, सर आप बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलते हो। तो मैं अब क्लास में पढ़ाता था तो जोड़ने की कोशिश करता था बच्चों को। खुद भी फॉलो करता हूँ, ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, अपनी भाषा जो हमारी देहाती भाषा उसे बोलता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पे इंग्लिश में भी कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये है बेसिस ऑफ नेशन। अब की बार जो छठ पूजा थी शायद, तो उसमें शायद पत्नियां जो हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, मतलब कि जब ने टीवी पे देखा और कि किस प्रकार से अमेरिकन्स, यूरोपियंस एकदम हमारी वेशभूषा में धोती पहन के और या कुर्ता पजामा पहन के, और वहाँ की जो औरतें हैं वो साड़ी पहन के किस टाइप से अपने कल्चर को याद करते हुए, उसको फॉलो करते हुए उसको मना रहे थे। तो ऐसा लगा कि ये भारतीयता है, लोग इसको फॉलो करें, बल्कि हम और लोगों के कल्चर को फॉलो करते चले जा रहे हैं। भारत कभी धर्म गुरु और विश्व गुरु हुआ करता था, अब आज ये हो गया कि चेला बन गया है और गुरु और लोग बन गए, बट हमारा दौर लौटेगा। इसके बाद आगे है ये दास वोक। इसमें दो हैं, एक और मैं दे देता हूँ साथ में, ये है। तो ज़रा बताइए आप, दास वोक और ये वोक ज्येष्ठ का मतलब क्या है। देखिए मैं बता देता हूँ, दास वोक का मतलब है कॉमन पीपल, ठीक है, आपकी बुक में दिया था इसलिए दे दिया गया। वोक ज्येष्ठ का मीन्स होता है द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ठीक। और ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन कहाँ, वेयर डज इट लाई, इट लाइज इन द फोक कल्चर। क्योंकि कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दिमाग में कुछ चीज़ रहती है, कुछ चीज़ नहीं रहती, तो लाइव आने पे यही दिक्कत है कि बस जो आ गया वही बोलना है आपको, और जब तक कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट ना हो मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो फोक कल्चर में ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन इट लाइज, पूछा जाए किसमें तो आपको बताना है, ठीक है। और दास वो कॉमन पीपल, ठीक है, इन्हीं कॉमन पीपल को जोड़ना था फोक कल्चर से, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, और फिर उसके बाद इट शुड बी द बेसिस ऑफ द नेशन स्टेट। इसके बाद अगला है व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रिम ब्रदर्स। भैया भूलना नहीं, ग्रिम ब्रदर्स आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो ग्रिम ब्रदर्स के बारे में आप साइड में भी, मैं देखिए आप छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ, इमेज भी ले रहा हूँ, साइड में जो दिया जाता है उसे भी आपको शो कर देता हूँ बीच बीच में। कभी कभी चूँकि मैं वीडियो बाद में अपलोड करते समय डाल देता हूँ उन सब चीज़ों को जो शायद मैं ना डिस्कशन कर पाया हूँ, आपकी बुक की क्लिप यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, सब पे गौर करिए।
तो ग्रिम ब्रदर्स जो है ना वो फेरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं कि फोक डांसेस में उनका कंट्रीब्यूशन देखो, उपराज में कि म्यूज़िक में। भाई देखिए उन्होंने क्या इकट्ठा की थी, जो फोक फेरी टेल्स, और उनकी बुक का क्या नाम था, बगल में देखिए मैंने दिया हुआ है, उस पर देख लीजिए, अंडरलाइन भी किया हुआ है, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें आप देख रहे होंगे लिखा है किस प्रकार से कि चूँकि ये जर्मन थे ग्रिम ब्रदर्स, और फ्रेंच कल्चर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई थी, तो उस वो डोमिनेट करती थी, तो उसको भी, उसके डोमिनेशन को भी समाप्त करने के लिए, मतलब वो फ्रेंच डोमिनेशन को थ्रेट समझते थे कि जर्मन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये मानते थे कि लैंग्वेज ऑफ फोक टेल्स, फेरी टेल्स के ज़रिए हम कहीं ना कहीं जो जर्मन आइडेंटिटी है उसे भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो टर्म 1 2021-22 का है उससे लिया गया है। द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट टेल्स। तो उन्होंने खुद भी ये काम किया और लोगों ने भी टेल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में इसका श्रेय किसको जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे किस चीज़ का जिक्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी। दे बिलीव्ड इन ए स्पिरिट ऑफ, तो वो किस स्पिरिट पर विश्वास करते थे। अब देखिए चूँकि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है तो उन्होंने कितना घुमाया फिराया है इसको, हम भी घुमा फिरा सकते हैं लेकिन आपको बड़े अजीब से वो क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने उसको ऑब्जेक्टिव को ही रखा है कि जो बुक में दिया गया उसी में से ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, बाकी घुमाए फिराएगा आपको बोर्ड का पेपर। और मेरे ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो तो चुटकियों में आप ख़त्म करोगे पेपर को। इतना गट्स रखता हूँ तब आपके सामने हूँ, और जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाने वाले हैं सब अब उसी गट से बनाते हैं, लेकिन आप कहीं पीछे रह जाते हो तो भाई उनका क्या दोष, हमारा क्या दोष। तो ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे, इन्होंने ये कलेक्शन ऑफ टेल्स के लिए इंस्पायर किया। तो दे बिलीव्ड इन द स्पिरिट, किस भावना में वो विश्वास करते थे, और वो ये जानते थे कि नेशनल आइडेंटिटी के लिए, किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए वो ज़रूरी है। तो राष्ट्र की पहचान रिफ्लेक्ट होती है, आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशा आपको दिखाता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार से हमारी कल्चर जो है एक प्रकार से हमारी नेशनल आइडेंटिटी का मिरर है। आप अपनी कल्चर को पहचानो, आपके राष्ट्र की पहचान बन जाएगी। ठीक है, सूट बूट हैट पहन के एकदम सुगार सुलगाते हुए ये भारत की पहचान नहीं है। गांव में जाओ तो आपको पता चलेगा। तो कल्चरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, लिबरलिज्म, सीधी सी बात है कि कल्चर से ही आइडेंटिटी क्लियर होती है, और यही जो रोमांटिक मूवमेंट का भी आधार था, और इसी को आधार बनाया गया कि जो नेशन स्टेट्स और नेशनल आइडेंटिटी का भी आधार इसी को बनाया गया। दिस इज़ द आंसर। मैंने सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व किया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब आप डाउनलोड कर लोगे तो क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे। इसके बाद क्वेश्चन है द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रिम ब्रदर्स। देखिए ग्रिम ब्रदर्स दोबारा फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और ये भी केस बेस्ड स्टडी में था, मैंने उठा लिया ऐसे ही। तो ये 2021-22 में भी पूछा गया है कि जो ग्रिम ब्रदर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो चारों तरफ फैला हुआ था, काफ़ी दूर से उन्होंने इकट्ठे किए थे ना, और इसका काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा था। तो आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन डिपिक्टिंग द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको ये बताना है कि हम इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं, मतलब उसको छोड़ दीजिए, उसी से मिलता जुलता मैचिंग करता हुआ ऐसा ही वाइड स्प्रेड जो इफ़ेक्ट है वो किस चीज़ का पड़ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स का पड़ सकता है, सेटिंग अप ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ का पड़ सकता है, प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग का पड़ सकता है, इमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का पड़ सकता है। किसका पड़ेगा? देखिए इथनिक बिलोंगिंग ये मेरे हिसाब से, मुझे ये ध्यान नहीं है कि ये इसका आंसर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है, पर मुझे लगता है कि इथनिसिटी होती क्या है। इथनिसिटी होती है जो, अब कहाँ कितना कितना समझाऊँ, जैसे गुजराती हैं, पंजाबी हैं, मद्रासी हैं, कैसे हम उनको पहचान लेते हैं, एक सेट ऑफ आइडेंटिटी है ना उनकी डिफरेंट। पंजाबी के अलग है, गुजराती के अलग है, वो डिशेज़, पहनावा, बोली, ये सब कुछ मिलके एक कॉमन आइडेंटिटी, यही इथनिसिटी डेवलप करती है। और ये आपको पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। असम में चले जाओ, आप त्रिपुरा में चले जाओ, आप मेघालय में चले जाओ, है ना, आप सिक्किम में चले जाओ,
तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी एथनिसिटी को लेके, किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देते। इसलिए उनके लिए अलग से कानून भी हैं, 371 धारा इसीलिए बनी हुई है कि आप वहाँ जाकर और उनकी जो एथनिसिटी है उसको ख़राब नहीं कर सकते। वहाँ आप शायद हो सकता है ज़मीन भी ना खरीद सकें, वहाँ बस भी ना सके बिना इजाज़त के, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये ख़त्म हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रिलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, रोमांटिक रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म। तो आपने देखा था कि वैसे तो इसमें आंसर हम पहले बता दें कि किसने लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज़ करना शुरू किया था। ये भाषा आपकी बुक की है, तो वो है पोलैंड, ठीक है। रशिया नहीं है, बल्कि रशिया के खिलाफ ही किया गया था। जो रशियन रिजीम थी, वो ऑटोक्रेटिक रिजीम थी, उसने पोलिश भाषा को ख़त्म करने का प्लान बनाया और कहा कि भाई आप रशियन भाषा बोलो। कौन सी भाषा बोलो? रशियन भाषा बोलो, चाहे स्कूल हो। यहाँ तक कि जो चर्च है, तो चर्च में भाई लोग इकट्ठा होते थे, तो जो वहाँ के जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, पादरी वगैरह होते थे, वो प्रवचन देते थे, तो उनसे भी कहा जाता रशियन भाषा में बोलो। लेकिन रशियन भाषा का ना प्रयोग करके उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अपनी भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी राष्ट्रीय पहचान तो पोलिश लैंग्वेज है, हम उसी में बोलेंगे। तो उनको पनिश भी किया गया, कईयों को साइबेरिया भेज दिया गया और मैनी वर एक्सिक्यूटेड आल्सो। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, करोल करपुंसिकी का नाम मैं कैसे भूल जाता, कोई भी मुझे अलग कलर में लिखना चाहिए था पर ध्यान नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल फीलिंग्स है उनको जागृत रखा। एक प्रकार से देखा जाए तो नेशनल स्ट्रगल को उन्होंने बनाए रखा। और ये पोलैंड में ही था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि नेशनल स्ट्रगल को ओपराज के ज़रिए किया, कि म्यूज़िक के ज़रिए किया, कि उन्होंने जो पोलोनाइज और मजूरका जैसे जो डांसेस थे उन्हें नेशनलिस्ट सिंबल्स बना दिया था और ये स्टोरी बुक्स लिखी थी। तो भैया इसमें से थ्रू, तो इसमें से ओपराज, करोल केप्ट द नेशनल फीलिंग्स अलाइव बाय सेलिब्रेटिंग नेशनल थ्रू। दरअसल इसमें थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस में गड़बड़ी कर दी, कितने ध्यान से बनाता हूँ फिर भी गड़बड़ हो जाता है। इसमें से ये पूछना चाहिए था कि करोल कर्स्की केप्ट द नेशनल फीलिंग्स, डिड नॉट लगा देते हैं, डिड नॉट कीप, ठीक है। तो किसका उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो स्टोरी बुक्स उन्होंने नहीं लिखी थी, तो इससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, द जर्मन फिलोसफर, एक नाम और आपको याद रखना है। तो वो ये कहते थे कि जो जर्मन कल्चर है ना, वो हमें जो है दास वोक, मतलब जो कॉमन पीपल है उनमें मिलेगी देखने को। तो कॉमन पीपल का मतलब एलिट ना हो, अरिस्टोक्रेसी से ना आते हों, नोबिलिटी को ना बिलोंग ना करते हों, किसान हैं जैसे या आम लोग हैं, उनके पास जाओ, उनके पास रहो, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो ट्रू कल्चर है वो क्या है। यानी कि सीधा सीधा रूरल एरियाज़ में चाहिए। ये कहा था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने, ओके, उन्होंने ये चीज़ कही थी। तो ये ट्यूटोरियल इसी पे ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।